नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा KVS PRT से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये 12वां है। इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूं और हर प्रैक्टिस सेट में आपको पता होगा कि 30 प्रश्न मैं लेकर आता हूँ। उसी तरह इस प्रैक्टिस सेट में भी 30 प्रश्न लेकर आया हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं उन सभी प्रैक्टिस सेट को आप देख लीजिएगा। अगर आप KVS PRT के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो कि आपको पता होगा कि 60 नंबर का जो CTP का पोर्शन है पेडागॉजी सेक्शन का जो KVS PRT में पूछा जाएगा उसी से रिलेटेड ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 12वें के प्रश्न नंबर पहला पर। और प्रश्न नंबर पहला का रहा है कि शरारत करने वाले बालकों को सही रास्ते पर लाने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है उसे कक्षा में सबसे आगे बैठाएंगे और ऑप्शन बी है उसे कक्षा के एक कोने में बैठाएंगे। ऑप्शन सी है उससे श्यामपट्ट को साफ करवाएंगे और ऑप्शन डी है उसकी शरारतपन का कारण पूछेंगे। तो कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर पहले के अकॉर्डिंग? तो हमारा विकल्प अब सही होने वाला है वो है डी, क्योंकि उसका कारण जानेंगे या पूछेंगे, यही वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। डी वाला विकल्प, इसको हम निदानात्मक कहते हैं, याद रखिएगा निदानात्मक इसको कहा जाता है, इस प्रक्रिया को जो अपनाई जाती है। तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है कि स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला तत्व है। ऑप्शन ए है सामान्यकरण, ऑप्शन बी है समझदारी और सी है अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरा का कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर दूसरे की बात करें तो स्थानांतरण की बात हो रही है और स्थानांतरण किस में होता है? जो सी वाले विकल्प में होगा, क्योंकि अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में जब आप प्रयोग करते हैं ना, वही तो स्थानांतरण है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि शिक्षक को अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है कठोर अनुशासन सिद्धांतों का अनुसरण करना, ऑप्शन बी है बालकों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करना चाहिए और ऑप्शन सी है बालकों को निरंतर मौखिक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में व्यस्त रखना और सी है कठोर नियमों की स्थापना बिना भेदभाव के करना। तीसरा का कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको बताना है। तो पहले तो दो कठोर नियम आप नहीं लगा सकते। निरंतर की बात ये हो तो ये गलत, पहली चीज़ निरंतर और व्यस्त वाली बात होगी तो दूसरा विकल्प। अब दो विकल्प में आपको चुनना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो कठोर अनुशासन की तो ज़रूरत ही नहीं होती है, तो इस तरह से हमारा बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उदाहरण देने का क्या लाभ नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान और नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है ये पाठ में अरोचकता उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी है पाठ का मुख्य बिंदु समझाने हेतु आवश्यक है और ऑप्शन सी है पाठ की सज्जा हेतु आवश्यक है, ऑप्शन डी है बालकों को ध्यान को केंद्रित करने हेतु आवश्यक है। तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उदाहरण देने का क्या लाभ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर चौथा का कौन सा विकल्प सही होगा? तो वो हमारा विकल्प होगा पहला, क्योंकि इसमें यह पाठ में अरोचकता उत्पन्न करता है, ये गलत चीज़ है। ये उत्पन्न उदाहरण देंगे तो उससे अरोचकता उत्पन्न थोड़ी होगा, वो तो आपकी प्रभावशाली एक प्रवृत्ति हो जाती है पढ़ाने का, और शिक्षण प्रक्रिया का एक प्रभावशाली तत्व भी उसको आप कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा, नहीं पूछा था उसी के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बालकों के समायोजन संबंधी कारक है। ध्यान रखिएगा, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की बात हो रही है, बालकों के समायोजन संबंधी कारक है। ऑप्शन ए है उसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देना, ऑप्शन बी है अपनी सामाजिक स्थिति में प्रसन्न रहना, ऑप्शन सी है अलग अलग बालकों के साथ खेलने की प्रवृत्ति का विकास करना और ऑप्शन डी है उसमें प्रौढ़ निर्भरता से स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति का विकास करना। तो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बालकों के समायोजन संबंधी कारक क्या इसमें है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 5 का। तो अगर हम कारक की बात करें समायोजन की कारक की,
तो वो हो जाएगा अलग अलग बालकों के साथ खेलने की प्रवृत्ति का विकास करना। जैसे उसको नया नया माहौल मिलेगा, नया नया वातावरण मिलेगा, नए नए बच्चे मिलेंगे, तो उसमें उनको जो खेल वाली प्रवृत्ति से होगी वो उनके समायोजन की विकास करने की अलग अलग प्रवृत्ति जो है समाहित होगी। तो ये चीज़ होता है क्योंकि हर चीज़, हर व्यक्ति और हर बालक का जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है। तो हर बालक जो है एक बालक को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो सी वाला विकल्प 5वां का सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विभिन्न वातावरण भी बालक के विकास में काफ़ी योगदान करते हैं क्योंकि उनको नई नई परिस्थितियों से अनुभव प्राप्त होता है। 6वां का किसी बालक का साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कार लेने वाले के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? वह बालक की व्यक्तिगत रुचियों को जानने की कोशिश करे। ऑप्शन बी है वो बालक की अच्छी बुरी आदतों को जानने की कोशिश करे। और ऑप्शन सी है बालक अपनत्व को अनुभव करे। और डी वाला विकल्प जो है उपयुक्त सभी। कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको बताना है। जब आप इंटरव्यू लेते समय साक्षात्कार लेने वाले के लिए आवश्यक है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसके लिए क्या आवश्यक होता है? तो उसको लिए यह आवश्यक होता है कि वो ऐसा चीज बच्चे से पूछे या ऐसे तरीके से उससे बात करे जिससे उसको लगे कि बालक अपनत्व का अनुभव कर रहा है उसके पास बैठ कर। सी वाला विकल्प 6वां का सही हो जाएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए? क्या उपाय करने चाहिए जब वो धीमी गति से सीख रहा है बालक? तो ऑप्शन ए है शिक्षक अतिरिक्त समय देकर उन्हें पढ़ाए। ऑप्शन बी है ऐसे बालकों की अलग कक्षाएं चलाई जाए। ऑप्शन सी है उन्हें कम गृह कार्य दिया जाए। और डी है पुरस्कार प्रदान कर उसका उत्साहवर्धन किया जाए। 7वां का कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको बताना है। देखिए, धीमी गति से जब भी कोई बालक सीख रहा है तो उसके लिए एक अच्छा विकल्प के अकॉर्डिंग इसमें हमारा सही डी वाला विकल्प पुरस्कार प्रदान कर कर उत्साहवर्धन जो है किया जाना चाहिए। 7वां का डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। निम्न में से क्या व्यवसाय परक शिक्षा का लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है व्यवसाय परक शिक्षा का? ऑप्शन ए है शिक्षा में व्यवसाय मिले, शिक्षा से व्यवसाय मिले। ऑप्शन बी है शिक्षा और व्यवसाय दोनों ही मिले। ऑप्शन सी है किसी व्यवसाय में शिक्षा दी जाए। और डी है शिक्षा के साथ व्यवसाय की जानकारी हो। 8वां का कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको बताना है। तो व्यवसाय परक शिक्षा का लक्ष्य की अगर हम बात करें तो वह शिक्षा से व्यवसाय मिले, ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। इसका मतलब ही होता है व्यवसाय परक शिक्षा का। प्रश्न नंबर 9 है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। ये कथन किसका है या किस वैज्ञानिक का है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 का तो किस वैज्ञानिक का है? तो वह गेट्स महोदय जी का है। काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 10वां है कि जब कोई बालक पढ़ने में अरुचि प्रदर्शित करे तो शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए? कौन सा उपाय करना चाहिए शिक्षक को जब कोई बालक अरुचि उत्पन्न प्रदर्शित करता है पढ़ने के समय? ऑप्शन ए है उसके गृह कार्य में कटौती करे। ऑप्शन बी है प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करे। ऑप्शन सी है वास्तविक कारण की खोज करे। और डी है नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करे। तो प्रश्न नंबर 10 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो वो होगा हमारा वास्तविक कारण। मैंने कहा ना कि पहले निदान करिए कि क्यों उसकी जो है अरुचि उत्पन्न हो रही है पढ़ने में, तब उसके बाद आप उसका उपचार कर सकते हैं। सी वाला विकल्प प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है कि शिक्षण के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षाओं के माध्यम से हमें क्या जानकारी मिलती है? कौन सी जानकारी मिलती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग सुनते हैं। ऑप्शन ए है बालक कितना बुद्धिमान है। और ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी है शिक्षक पूरे वर्ष भर में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है।
ऑप्शन डी है बालकों का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। तो शिक्षण के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षाओं के माध्यम से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो वो हमारी जानकारी मिलती है डी वाला विकल्प, बालकों का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। डी वाला विकल्प जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। अपने बालकों को प्रभावित करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है वह अध्ययन करके पूरी तैयारी के से कक्षा में पढ़ाए। ऑप्शन बी है वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले। ऑप्शन सी है वो बालकों की प्रति दृढ़ रहे। और डी है हर बात को कोई बार दोहराना कर छात्रों को समझाए। तो अपने बालकों को प्रभावित करने के लिए शिक्षक निम्न में से क्या करना उसके लिए आवश्यक है? प्रश्न नंबर 12 का क्या करना आवश्यक है? तो वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा सिद्धांतों का प्रयोग करे, ताकि उसके पढ़ाने की प्रक्रिया में जो है ना रोचकता उत्पन्न हो जाती है। और मनोवैज्ञानिक तरीका तो सबसे बेस्ट तरीका ही माना जाता है। तो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब ध्यान देखिए, मनोवैज्ञानिक शिक्षा का मतलब कि पहले आप उसको समझिए, फिर उसके बाद उसके तरीके के अनुसार शिक्षा देना है। इसका मतलब यही होता है सिद्धांतों का मतलब। प्रश्न नंबर 13 है कि जो शिक्षक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं। ऑप्शन ए है उनमें विषय के प्रति प्रवीणता का अभाव होता है। ऑप्शन बी है वे बालकों का ध्यान खींचकर दिखावा करते हैं। ऑप्शन बी है वे अपने बालकों को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं। और डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 13 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा सी वाला विकल्प। सभी लोग इसी के ही साथ जाएंगे, कोई अलग विकल्प के साथ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्रश्न का ऑप्शन ही ऐसा दिया गया है, प्रश्न के एकदम सटीक मिलता जुलता। प्रश्न नंबर 14 है कि भ्रमण के दौरान आप बालकों से क्या अपेक्षा करेंगे? क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप? ऑप्शन ए है बालक हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखे और उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें। ऑप्शन बी है बालक चुपचाप सब कुछ देखे तथा शिक्षक से कोई चर्चा न करे। ऑप्शन सी है बालक अपनी चर्चा की विषय वस्तु नोटबुक में ले। और ऑप्शन डी है बालक आनंद में घूमे और शिक्षक को भी आनंद में घूमने दे। क्या करे? किस चीज की अपेक्षा आप कर सकते हैं बालक से अगर भ्रमण पर ले गए हैं तो? अब हम इसमें किस विकल्प के साथ जाएंगे? तो वो प्रश्न नंबर 14 का पहले वाले विकल्प के साथ जाएंगे, क्योंकि बालक हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखे और उसके बारे में शिक्षक से पूछे, तुरंत पूछे, तब उस भ्रमण शिक्षण विधि का ये योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं तो अगर वो नोटबुक में लिख के लेगा और फिर वापस आकर पूछेगा तो फिर वो भ्रमण वाली जो मेथड होती है वो गलत हो जाती है। बालक को बताने के बाद बालक अच्छे से समझ नहीं पाता है। तो जो वस्तु सामने रखी हुई है प्रत्यक्ष रूप से और उसके बारे में बालक अगर वहाँ पूछता है तो वो उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो उसके लिए ज़्यादा योगदान करता है उस वस्तु के या उस जो भी चीज़ हो उसके बारे में समझने में। तो पहले वाले विकल्प के साथ ही जाइएगा, बाकी और विकल्प गलत हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि आदर्शवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में है। ऑप्शन ए उद्देश्यों का क्षेत्र, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम का क्षेत्र, ऑप्शन सी शिक्षण विधियों का क्षेत्र और डी है अनुशासन का क्षेत्र। 15 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वो है उद्देश्यों का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर पहला विकल्प आदर्शवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में होता है, तो वो उद्देश्यों का क्षेत्र जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 16 है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रथम पड़ाव है। कौन सा प्रथम पड़ाव होता है? ऑप्शन ए है पहले से योजना बनाना, ऑप्शन बी पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, ऑप्शन बी बालकों के बैकग्राउंड को जानना और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 16 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा पहले से योजना बनाना। ये होता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रथम पड़ाव की स्थिति। तो ऑप्शन नंबर पहला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है कि प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षा व्यवसाय हेतु उपयुक्त विद्यालय है। कौन सा उपयुक्त विद्यालय है जो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु कह सकते हैं आप? प्रश्न नंबर 17 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा ज्ञान प्रबोधि। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उसके लिए उपयुक्त ये विद्यालय शिक्षा व्यवस्था हेतु उपयुक्त विद्यालय होता है, ए वाला विकल्प।
प्रश्न नंबर 18 आ जाइए और यह कह रहा है कि ब्रेन लिपि का प्रयोग किस तरह के बालकों के लिए शिक्षण हेतु किया जाता है। तो सबको पता होगा ब्रेन लिपि किसके लिए किया जाता है, तो अंधे बालकों के लिए किया जाता है। ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। लुई ब्रेल जो थे वो इस ब्रेल लिपि के जनक थे। इसको कैसे पढ़ाया जाता है, तो ये जैसे ए लिखा गया है तो ये किसी पेज पर लिखा रहेगा और ये उभरा रहेगा और बालक इसको छू छू कर, इसको महसूस कर कर उसके बारे में उसको ज्ञान प्राप्त करता है। उसी को ब्रेन लिपि कहते हैं। बाकी चीज़ इसमें और कुछ नहीं होता है। प्रश्न नंबर 19 है कि एक बालक की बुद्धि लब्धि 120 है, तो आपके अनुसार वह बालक है, कैसा बालक है आपको बताना है। ऑप्शन ए है मानसिक रूप से पिछड़ा बालक, बी सामान्य बालक, और सी है प्रतिभाशाली बालक, और डी है समस्यात्मक बालक। तो 120 वाले जो बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं तो वो कैसे बालक के अंतर्गत आएंगे आपको बताना है। तो देखिए अगर 120 की बात करें तो वह प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आ जाते हैं। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 90 से 120 के जो बीच में होते हैं वो बालक सामान्य बालक के अंतर्गत आते हैं। तो सी वाला विकल्प जो है प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आएंगे। देखिए ये उत्तर इसी को माना गया है, आप सामान्य बालक के साथ नत जाइएगा, ये गलत हो जाएगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, 90 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को क्या कहते हैं। वंचित बालक, प्रतिभाशाली बालक, सी सृजनात्मक बालक, और डी मानसिक रूप से पिछड़े बालक कहते हैं। तो 20 का कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, वो होगा मानसिक रूप से पिछड़े बालक जो होते हैं ना, वो 90 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्न में से क्या अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। इसमें से अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक की बात करें तो 21 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। लिंग भेद भी, आयु एवं परिपक्वता और स्वास्थ्य भी जो है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो आप किसी चीज़ को सीख नहीं सकते। अगर आपको आयु उस वस्तु की, उस प्रक्रिया की, उस व्यवस्था की, उस कौशल के सीखने के लिए नहीं है, तभी तो कहता है एनसीएफ 2005 तो यही कहता है ना कि स्तरानुसार, मतलब बालक के स्तर अनुसार ही उसके पाठ्यक्रम में गतिविधियां सम्मिलित होनी चाहिए। तो वही चीज़ आयु और परिपक्वता होनी चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, और लिंग भेद भी होता है। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है कि जब कोई बालक संवेग से वशीभूत होता है तो उसे निम्न में से किस शक्ति का अभाव पाया जाता है। जब उसके अंदर संवेग से वशीभूत है बालक तो ऑप्शन ए विचार करने की, ऑप्शन बी क्रोध करने की, ऑप्शन सी उचित व्यवहार शक्ति, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 22 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा ए वाला विकल्प, क्योंकि जब किसी बालक का संवेग वशीभूत होता है, मतलब अपनी चरम अवस्था पर आता है, जैसे मान लीजिए मेरे अंदर गुस्सा खूब एकदम चरम अवस्था पर है, तो मेरे जो सोचने की, जो विचार करने की शक्ति है ना, वो कम हो जाती है। ये मेन पॉइंट होता है संवेग से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है कि वह अर्जित कारक जिसके परिणाम स्वरूप प्रेरणा की उत्पत्ति होती है। कौन सा अर्जित कारक है जिसके परिणाम स्वरूप प्रेरणा की उत्पत्ति होती है। तो प्रश्न नंबर 23 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा बी, रुचि जो है हमें प्रेरणा उत्पन्न करने की सहायता करती है और ये अर्जित कारक के अंतर्गत आती है। 24 प्रश्न है कि जब एक बालक उत्तेजित दशा में होता है तो उसके व्यवहार में आने वाला परिवर्तन है। जब उत्तेजित दशा में होता है तो ऑप्शन ए है आंतरिक, ऑप्शन बी बाह्य, और सी आंतरिक एवं बाह्य दोनों, और डी है सामान्य। 24 का हमारा विकल्प जो सही होगा वो होगा डी, सी वाला विकल्प, आंतरिक और बाह्य दोनों कारक जो है व्यवहार जो है परिवर्तन देखने को मिलते हैं जब बालक उत्तेजित दशा में हो तो। प्रश्न नंबर 25, कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अनुशासन के निर्माण के लिए निम्न में से किस पर जोर देना आवश्यक है। किस पर जोर देंगे अनुशासन के निर्माण के लिए, वो भी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कक्षा कक्ष में जब हो तब। ऑप्शन ए है बालकों में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना, ऑप्शन बी है बालकों के दुर्व्यवहार करने से रोकना, ऑप्शन सी है बालकों को अनुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं को
नाकामयाब करना और डी है बालकों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है। तो कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अनुशासन निर्माण के लिए निम्न में से किस पर जोर देना चाहिए? 25 का, और 25 का हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो डी वाला विकल्प, क्योंकि जब उनके अंदर वो जो आप कहते हैं ना कि अनुशासन वाली जो प्रवृत्ति, मतलब वो गलत व्यवहार करते हैं, तो वो व्यवहार करने से पहले ही आप क्या करें कि उसकी पूर्ति कर दें उस बालक के प्रति, तो वो दुर्व्यवहार उत्पन्न ही नहीं कर सकता है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 26 प्रश्न है कि मूल प्रवृत्ति का अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो मैकडूगल, आपको पता ही होगा। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 26 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27, और 27 करा कि क्रम के अनुसार शैक्षणिक योजना निर्माण का प्रथम चरण है। शैक्षणिक योजना निर्माण का प्रथम चरण क्या होता है क्रम के अनुसार? ऑप्शन ए है शिक्षण की संपूर्ण योजनाओं का निर्माण, ऑप्शन बी है दैनिक पाठों की पाठ्य योजना का निर्माण, और सी है इकाई पाठ्य योजना का निर्माण, और डी है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। तो जब आप कभी भी शैक्षणिक योजना का निर्माण करते हैं तो उसमें प्रथम चरण क्या आता है वो आपको बताना है। तो जब भी आप ऐसे करें तो पहले आप उसका उद्देश्यों का निर्धारण कर लें कि वो किस उद्देश्य से रिलेटेड आप उस पाठ्य योजना बना रहे हैं। तो ये पहला चरण हो जाता है पाठ्य योजना बनाने का। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 28 पर, और यह कह रहा है कि कक्षा कक्ष में बालक के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक क्या है? अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक की बात हो रही है कक्षा कक्ष में। ऑप्शन ए है बालक प्रेरणाएं, बी बालक मित्र मंडली, और सी शिक्षक प्रभुत्व, और डी है पुरस्कार एवं दंड। प्रश्न नंबर 28 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा बालक प्रेरणाएं। ये प्राथमिक कारक के अंतर्गत आ जाता है, तो 28 का ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक कारक के अंदर खुद की उसकी जो प्रेरणा है ना, वो व्यवहार उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती है प्राथमिक रूप से। प्रश्न नंबर 29 है कि भाषा के विकास में निम्न में से क्या अभिव्यक्ति सत्य है? ऑप्शन ए है ये एक प्रकार का चिन्ह है, ऑप्शन बी विचार विनिमय का माध्यम है, और सी है भाषा लिखित होती है, और डी इसका कोई व्यवस्थित रूप नहीं होता है। 29 का जो हमारा विकल्प सही होगा सबको पता होगा, विचार विनिमय का एक माध्यम होता है हमारा भाषा। अभिव्यक्ति भी आप किसको कह सकते हैं, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कि पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों के विषय में निम्न में से क्या तर्क प्रस्तुत किया जाता है? पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों के विषय में निम्न में से क्या तर्क प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए है बालक के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान है उसे उचित रूप से प्रदान किया जाए। ऑप्शन बी है बालक को उसके द्वारा चयनित कार्यक्षेत्र के लिए तैयार किया जाए। ऑप्शन सी है बालक को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, और डी है बालक को भारतीय संस्कृति धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। तो पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों के विषय में इसमें से कौन सा तर्क प्रस्तुत किया गया है वो आपको ढूंढना था। तो देखिए, ये हम बात करें सी वाले विकल्प, बालकों को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम से रिलेटेड ये सामान्य उद्देश्य होता है। सी वाला विकल्प हमारा 30 का सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट 12 का 30 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जल्द ही हम अगला प्रैक्टिस सेट 13वां लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।